तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करते हैं आज। ये है पार्ट, इसके दो पार्ट है, EMI एंड AC। तो मैग्नेटिज्म में मैंने एक पोर्शन छोड़ दिया है, उसमें तीन पार्ट्स आते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म आता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आते हैं। ओके, तो वो इजी है, आप खुद कर सकते हो, वो थ्योरी है पूरा। ये तो हम इस चैप्टर्स के बाद में कर लेंगे वो। तो हम बात करेंगे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ये चीजें यहाँ पे आपको इजी हो जाएंगी कि अगर आपने इलेक्ट्रिक याद है आपको थोड़ा थोड़ा सा, तो मैग्नेटिक आपको इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्या होता है, ये है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू इट, उनको हम बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो आपके पास एक एरिया है ऐसा, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आ रही है ऐसे, ओके, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रहे हैं, पहले हम बनाएंगे परपेंडिकुलर वाला एरिया इसके। तो अगर ये हमारे पास एरिया है तो कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं इसके थ्रू, ये होता है इसका फ्लक्स। ऑलराइट, और अगर हम देखेंगे एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे इस फ्लक्स की, तो वो क्या है कि मान लो ये है हमारे पास एरिया, ओके, इस एरिया का वेक्टर अगर आप निकालोगे, एरिया वेक्टर जो है वो इधर होगा, मान लो ds से नोट करेंगे, छोटा सा एरिया वेक्टर ds, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे पास हो रही है, इनके बीच में एंगल जो है थीटा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B से नोट करेंगे इसको। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो है दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक जो है अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा, दैट विल बी B cos ऑफ थीटा, एक आएगा अलोंग द एरिया जो होगा B sin ऑफ, since this B sin theta is not passing normally through this area, only one component is passing perpendicular to area, that is B cos of theta. So we simply write this magnetic flux जो है that is equal to किसके बराबर, अगर हम छोटे से एरिया की बात करेंगे, it is simply equal to the component of the magnetic field that is passing perpendicular to it multiplied by the area element. Alright, अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल ऑफ इट इज B into ds into cos of theta. Now you know B is a vector, ds small area element is a vector quantity, so we can write this as B dot ds. Okay, so that will be the value of किसके लिए, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए किसी भी एरिया के थ्रू जिसका वैल्यू कितना है, ds एक एरिया एलिमेंट है उसका, और B जो है वो कितना है, वो है एक मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, और अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आपको ये एरिया डिफाइंड है, लाइक एक डिफाइंड जियोमेट्री है, सो यू कैन सिंपली डू वन थिंग, यू कैन डू दिस phi B कैन बी रिटन एज B cos थीटा, साइड में ds का इंटीग्रल करोगे, छोटा सा एरिया, ये देगा आपको टोटल एरिया। ओके, ये जो ds है स्मॉल एरिया का इंटीग्रल, वो बनेगा टोटल एरिया, लेट्स से a से नोट करेंगे टोटल एरिया को, तो हमारे पास जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा, that will be B into A into cos of theta. If you know the area, defined geometry, you can simply write it as B dot, that is the dot product of area and magnetic field. Okay, इसमें अलग अलग केसेस बन सकते हैं कि अगर आपके पास क्या होगा, पहला केस कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, तो cos थीटा होगा किसके बराबर 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम आएगा, दैट इज सिंपली B into A के बराबर। अगर थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री, cos थीटा आएगा -1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आएगा -BA, बात सेम है। ओके, तो तीसरा है हमारे पास कि अगर थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री, cos ऑफ थीटा बनेगा 0, इन दैट केस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना होगा, 0। ये 90 वाला क्या है कि एरिया वेक्टर मान लो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसके परपेंडिकुलर, इस एरिया के थ्रू नहीं जा रही है, इसको टेंजेंशियली जा रही है आगे, तो इनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप ये देखना चाहोगे ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का आपको बोला है टेस्ला, और एरिया का जो है वो क्या है, एरिया का जो है वो है मीटर पर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर
है एरिया का, तो इसका बन जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको लिख लेता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स की, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला जो है दैट इज m L2T minus 2 A minus 1, m L2T minus 2 A minus 1, that is the dimensional formula for magnetic flux के लिए है। ओके, और इसका जो ऐसा यूनिट हम लिखते हैं वो क्या है, ऐसा यूनिट जो है इसका वो है वेबर, WEBER, इसको हम WB से नोट करते हैं वेबर से, 1 वेबर, 2 वेबर, 3 वेबर, और 1 वेबर जो है इसका, और एक CGS यूनिट जो है वो है मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल, तो 1 वेबर जो है वो होता है 10 पावर 8 मैक्सवेल के बराबर। ऑलराइट, तो ये इसके यूनिट कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो। इस मैक्सवेल के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम mx, तो यू कैन राइट 1 WB वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 mx। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ये है दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के रिलेटेड जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास। ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इसके बाद देखेंगे हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। ऑलराइट, और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे की केमिस्ट्री में भी आपके पास लॉज है इलेक्ट्रोलिसिस, उसकी बात नहीं करेंगे हम, फिलहाल हम बात करेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। इस फैराडे ने क्या किया था, फैराडेज एक्सपेरिमेंट में इसने क्या लिए थे, इसने लिए थी एक कॉइल, इस कॉइल को कनेक्ट किया है किसके साथ, एक गैल्वानोमीटर के साथ। रफ ऐसे आइडिया बना रहा हूं, यहाँ पे गैल्वानोमीटर है यहाँ पे। ओके, और एक लिया था मैग्नेट, बार मैग्नेट जो होता है, ये नॉर्थ साउथ लिख लो या साउथ नॉर्थ लिख लो, ऐसे लिखेंगे साउथ नॉर्थ। ये सेटअप लिया था इसने, और अलग अलग जो है आइडियाज यूज कर लिए थे इस एक्सपेरिमेंट में। क्या किया था उसने, सबसे पहला चीज उसने क्या किया था, ये क्लोज लूप है, सबसे पहले उसने क्या किया था कि इस मैग्नेट को मूव कराया था टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। उसने ऑब्जर्व क्या कर लिया, जब ये रेस्ट में रख रहा हूं, मैंने मैग्नेट रखा है, कॉइल रखी हुई है, रोक के रखे, देयर इज नथिंग हैपनिंग इन दिस कॉइल और इन दिस गैल्वानोमीटर। फिर इसने क्या कर लिया, इसने ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट या साउथ पोल को क्या कर लिया है, नजदीक ले रहा है इस कॉइल के, कॉइल के सेंटर के नजदीक ले रहा है इसको, बीच में एक्सिस के अलावा मूव करा रहा है। तो इसने देखा कि जैसे ये इसके नजदीक जा रहा है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट, ये गैल्वानोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो अगर गैल्वानोमीटर, अभी इसके साथ कोई बैटरी तो कनेक्ट है ही नहीं, तो अगर ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो मतलब करंट होगा इसमें। अब वो करंट आया कहां से, अभी ये रेस्ट में था तो कुछ नहीं हो रहा, जब ये मोशन में आ गया तब जाके ये करंट डिफ्लेक्शन स्टार्ट करना, शो करना स्टार्ट करता है। तो मतलब क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ हो रहा है। सेकेंड चीज ने क्या की कि इसको वापस ले रहा है, अब फिर आगे मूव करने के बाद रोक दिया, जैसे इसको रोक दिया तो इसमें डिफ्लेक्शन फिर से 0। ठीक है, मान लो ऐसे था, पहले केस में ये इधर गया, दूसरे जब रोक लिया तो ये वापस आ गया 0 डिफ्लेक्शन। तीसरे केस में क्या कर लिया, जब इस मैग्नेट को यहां से दूर ले गया वापस, तो यहां से इसने देख लिया डिफ्लेक्शन फिर से होने लगी, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, 3 चीजें, एक ड्यूरिंग रेस्ट देयर इज नो डिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग मोशन टुवर्ड्स दिस, एक साइड में अगर ये अभी आगे जाने पे इधर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसको वापस आने पे क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो इन चीजों से ऑब्जर्व क्या कर लिया, और ये चीज भी कर लिया इसने कि इसने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, कॉइल को मोशन मिला है। मैग्नेट को स्टेशनरी रखने के बाद कॉइल को जब इधर मूव कराया तब भी डिफ्लेक्शन, कॉइल को रोका नो डिफ्लेक्शन, कॉइल को वापस ले लिया तब भी डिफ्लेक्शन, ऑफ कोर्स डायरेक्शन उल्टी होती है। तो इन एक्सपेरिमेंट से इसने ऑब्जर्व कर लिए कुछ चीजें जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इसने क्या ऑब्जर्व कर लिया, पहला ये है कि इस लूप में करंट तभी प्रोड्यूस होता है एज लॉन्ग एज, अब इस मैग्नेट से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है इससे। ऑलराइट,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब तक इसके थ्रू जा रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि जब तक द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज फ्लक्स, जब तक ये फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू जो है चेंज हो रहा है, तब तक जो है इसके अंदर करंट बनता है। जैसे इसने रोक के रखा है, एक ही चीज है यार, जब इसने रोक के रखा है तो मान लो यहां से 10 फील्ड लाइन निकल रही है, वो 10 के 10 इस पे पास हो रही है, चेंज नहीं हो रहा है कुछ, तो ये फिक्स है। जब ये पीछे नहीं जाएगा, ऐसे अंडरस्टैंड करने के लिए, ये कॉइल मान लो इधर है, इतना दूर मैंने मैग्नेट रखा है, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, कोई एक फील्ड लाइन, दो फील्ड लाइन इसके थ्रू भी जा रही है, ओके। यहाँ से तो निकल रही है बहुत सारी, ड्यू टू कर्वेचर उनका, वो जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मैं इसको नजदीक ले जाऊंगा या कॉइल को नजदीक लाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पहुंच गया, देखो अभी 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगी, और मूव कराऊंगा आगे तो 5 या 6, और मूव कराऊंगा 10-15 फील्ड लाइन या 1000 या 10,000। तो जैसे आप इसको आगे पीछे मूव कर रहे हो तो खाली एक चीज चेंज हो रही है, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट, दैट इज फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी ईएमएफ जो है जनरेट हो रहा है, ईएमएफ मतलब करंट जनरेट हो रहा है, ओके। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है। तो इन बेसिस पे इसने, अगर आप देखोगे इसके सेटअप्स में 3 टाइप के सेटअप्स है, एक तो है रेस्ट में, दूसरा मोशन टुवर्ड्स द कॉइल, तीसरा मोशन अवे फ्रॉम द कॉइल, और चौथा ये है कि करंट जो मैग्नेट जो है एट रेस्ट, कॉइल मोशन टुवर्ड्स द मैग्नेट, कॉइल मोशन अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ओके। तो इसने इन सब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड इसने एक लॉ बना ली है, 2 लॉज बना लिए। एक लॉ इसने ये कहा कि इस कॉइल में करंट तब तक रहता है एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ओके। तो पहला लॉ इसका क्या है, फर्स्ट लॉ जो है, an EMF is induced inside a coil or loop, inside a loop, as long as the magnetic flux linked with the coil is changing, linked with the coil is चेंज। जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स से कॉइल के लिंक जो है चेंज हो रहा है, तब तक ईएमएफ जो है इसमें इंड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस होना विदाउट एनी इंडक्शन, इंड्यूस टर्म तब यूज होती है लिटरली। तो तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल में, एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल, ऑलराइट। और सेकंड लॉ जो है इसका वो क्या है, सेकंड लॉ जो है वो ये है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of magnetic flux। जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी रेट के ऊपर डिपेंडेंट है ईएमएफ। दैट इज, अगर ईएमएफ हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। ये है इसका फैराडे का सेकंड लॉ, राइट। और ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन का भी थोड़ा सा आइडिया दिया था, फिर वो लास्ट में लेंस ने हमें बताया कि इसने ये भी बोला कि जब ये नजदीक आ रही है कॉइल तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ एक डायरेक्शन में दिखा रहा है, जब ये वापस जा रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो हमें दी थी किसने, लेंस लॉ ने। लेंस ने क्या कहा था, लेंस लॉ का स्टेटमेंट जो है कि अगर इसी के साथ पढ़ते हैं वो भी, कि फिलहाल आप ये याद रखना कि ईएमएफ जो जनरेट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली जो है क्या होगा, ईएमएफ भी जनरेट हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन, ये ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि ये ईएमएफ इस तरह जनरेट होगा, ऐसा करंट बनेगा इस लूप के अंदर जो अपोज करेगा इस चेंजिंग फ्लक्स को। मतलब क्या है इसका, इसने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो हमारे पास क्या है, ये है कॉइल और ये जो है ये है हमारे पास मैग्नेट, ओके। तो
जब ये आगे जा रहा है इसके अंदर एक करंट बन रही है, ये फैराडे ने हमें दिखाया। अब ये करंट या तो क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। आपने मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा है कि अगर ये हमारे पास एक लूप है, लूप भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, हमने बायट्स-फॉर्ड लॉ में पढ़ लिया था या एम्पियर सर्कुलर लॉ में पढ़ लिया था। तो अगर ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया अराउंड द कॉइल। ये करंट है, हमने बोला था कि ये अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर आ रहा है, अगर ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ओके, तो ये कॉइल भी एज ए मैग्नेट एक्ट करती है। तो मान लो करंट जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये जो फेस है इसका ऊपर वाला फेस ये क्या बन जाता है, अगर आप देखोगे ध्यान से, हम इसको साइन कन्वेंशन ऐसे याद रखते हैं कि अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऊपर वाला फेस जो है साउथ पोल बन जाता है, और इसका जो पीछे वाला फेस जो है इस लूप का वो बन जाता है क्या, नॉर्थ पोल। ये भी एक मैग्नेट जैसा बन जाता है। आपने ये एम्पियर सर्कुलर लॉ में देखा था कि ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो मैग्नेट ही है। अब जब मैग्नेट ही है तो मैग्नेट के दो सब पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका एक लूप का एक साइड एक्ट करता है नॉर्थ पोल, दूसरा करता है एक्ट एज साउथ पोल। ओके, तो अब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इनसाइड दिस लूप, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स। ओके, अब जब ये नजदीक आ रहा है नॉर्थ पोल, लेंज लॉ का स्टेटमेंट ये है कि दैट द ईएमएफ जनरेटेड इन दिस विल बी इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कमिंग क्लोजर ऑफ दिस नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल जो इसके नजदीक आ रहा है इसको अपोज करेगा। मतलब अगर नॉर्थ पोल आ रहा है इसके नजदीक, तो ये अपोज करने के लिए एक ही कंडीशन है कि इसके साइड में नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तो कि नॉर्थ और नॉर्थ जो है रिपेल करेंगे और इसको अपोज करेंगे। अब जो नॉर्थ पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल कब बनेगा, नॉर्थ पोल तब बनेगा जब क्या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरा केस, इसमें दो चार केस बनेंगे, एक हो गया ये, दूसरा है ये कि अगर नॉर्थ एंड साउथ, अब ये कॉइल ऐसे, अब ये नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, अभी भी ये चेंज को अपोज करेगा। चेंज को अपोज मतलब इसको दूर नहीं जाने देगा ये, तो ये नॉर्थ पोल को रोकना चाहेगा, तो नॉर्थ पोल को कौन रोक सकता है, साउथ पोल, अट्रैक्ट करके, तो ये करंट जो है ये क्लॉकवाइज जाएगा। तीसरा केस, अब ये साउथ पोल इसके नजदीक है, नॉर्थ पोल दूर है, अब क्या होगा अगर मैं इसको नजदीक ले जा रहा हूं, तो साउथ पोल को ये नजदीक आने नहीं देगा, साउथ पोल को रिपल्शन कौन करेगा, एक साउथ पोल ही, तो ये जो है करंट आ गया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लास्ट वाला केस क्या है कि अगर हम साउथ पोल को दूर ले जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ दूर ले जाएंगे इसको, साउथ पोल को दूर नहीं जाने देगा ये, क्योंकि ये चेंज को अपोज करता है, तो क्या होगा, साउथ पोल को कौन रोकेगा, नॉर्थ पोल, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। तो what will be the direction of the current depends upon the direction in which this magnet is moving and which pole is moving towards the magnet. If north is moving towards the magnet, current will be in anti-clockwise direction. If south is moving ulta, north is towards the coil, current in anti-clockwise. South जो है अगर वो away जा रहा है किससे, coil से, तो तब बन जाएगा anti-clockwise. दूसरा, north अगर दूर जा रहा है coil से तो clockwise, south अगर नजदीक आ रहा है coil के तो क्या बनेगा, तब भी बनेगा क्लॉकवाइज। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ विल बी सच दैट, तो यहां पे लिखेंगे हम इसका स्टेटमेंट क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट opposes the change that causes it, जो इसको प्रोड्यूस करता है, जिससे ये बनता है, उस चेंज को अपोज करेगा, वही होगी डायरेक्शन ऑफ द EMF. Okay, and remember one thing very important, that this Lenz law is based on law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy कैसे, कि ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही बन रहा है। यहाँ पे लेंज लॉ ये भी कहती है कि जो आप मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर रहे हो, जब आप मूव कर रहे हो सब्जेक्ट को, तो वो कहाँ जाती है वो मैकेनिकल एनर्जी, दैट मैकेनिकल एनर्जी यूज्ड टू मूव दिस मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, और to move the coil towards and away from the magnet, that mechanical energy is used or converted into the electromagnetic energy inside the loop. Okay, तो law of conservation of energy के according कैसे है ये, that the energy, the mechanical energy used, कैसे, the mechanical energy used to
move the magnet is converted किसमें into the electromagnetic energy, हम सिंपली लिखेंगे electromagnetic energy. Okay, so that's why we say that this is in accordance with the law of conservation of energy. All right, तो ये ओबे कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा किसके बराबर, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो अगर हमें पता चल गया कि अभी जो लॉ क्या कहते हैं इसको, फैराडेज लॉ जो है उसमें ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. तो अगर ये ईएमएफ इज अपोजिट टू दिस, अगर ये बढ़ रहा है इसको अपोज करेगा तो हम सिंपली इसको डायरेक्शन जो है वो लिखते हैं ऐसे, दिस ईएमएफ जो है दिस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी. इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू 1 है, तो हम सिंपली लिखेंगे किसके बराबर है, डी फाई बी अपॉन किसके बराबर, डी टी के बराबर. तो ये है हमारे पास फैराडेज सेकंड लॉ, एंड दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ विद अ नेगेटिव साइन. व्हाट डज नेगेटिव साइन शो, दैट द रे जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा है, ईएमएफ जो है उसको अपोज करेगा. ओके, नेगेटिव साइन शोज दैट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, मतलब नजदीक आ रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स जो है चेंजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, कॉइल नजदीक आ रहा है इसके, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा. दूर भागेगा तब भी ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा. पोलैरिटी अपनी जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा. अब अगर आप देखोगे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपने पढ़ लिया है, फाई बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, तो ये जो लेंस लॉ आपके पास हमने अप्लाई कर लिया है फॉर द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द फैराडेज लॉ. तो इसमें हमारे पास ये ईएमएफ बन गया माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी. रिमेंबर दिस नेगेटिव साइन जो है ये क्या देता है, इट शोज दैट ईएमएफ इज अपोजिट किसके, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज. ओके, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आपके पास है किसके बराबर, बी डॉट एरिया के बराबर, या सिंपली बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा इसके बराबर है. तो तीन फैक्टर्स वैरी हो सकते हैं जब हम ईएमएफ जो है, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. किस किस फैक्टर पे देखते हैं कैसे, थोड़ा सा आइडिया इनको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. फिलहाल ये पता होना चाहिए कि ये किस किस फैक्टर से चेंज हो सकता है. देखिए फाई बी है हमारे पास बी ए कॉस ऑफ थीटा. अगर ए कांस्टेंट है, ए एंड थीटा कांस्टेंट है, मतलब एरिया ऑफ लूप कांस्टेंट है, इसकी ओरिएंटेशन एंगल फिक्स है, बट बी जो है ये है फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेरी कर रहा है. ऐसे लिखेंगे कि बी जो है इट इज वेरिंग विद टाइम. तो तब क्या होगा, ईएमएफ जो है ये आएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई के बदले में बी, ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, इंटू ए इंटू कॉस ऑफ, ये जो कांस्टेंट है इसको डिफरेंशिएट करेंगे. एक है. दूसरा, अगर एरिया चेंज हो रहा है तब जो है दूसरा फैक्टर आएगा, ये दोनों कांस्टेंट. तीसरा, अगर एरिया भी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, बट ओरिएंटेशन एंगल चेंज हो रहा है, तो फाई जो है सॉरी ये जो थीटा है ये चेंज हो रहा है विद टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो तीन फैक्टर्स को चेंज करने से हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ. या तो एरिया ऑफ द लूप चेंज कर लो, या तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर लो, या तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के बीच में जो एंगल है कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए. तो उन तीन तरीकों से हम ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, और इन्हीं में से एक पे बेस्ड है हमारे पास जो ये ऑल्टरनेटर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, वो इन्हीं में से एक मेथड पे बेस्ड है. और मोशनल ईएमएफ क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए इतना काफी है.